स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के इस सेशन में मेरे यानी कि अतुल जैन के साथ। सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय मानी जाती है और हम सभी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, या फिर भले ही वो UPSC हो या फिर वो किसी राज्य की सिविल सर्विसेज हो, उसकी तैयारी के लिए बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी या बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज, बहुत तरह की रणनीतियां बनाने के बारे में सोचा होगा कि हम शायद ये चीजें करेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे, ये चीजें निश्चित तौर पर करनी चाहिए, ये चीजें निश्चित तौर पर नहीं करनी चाहिए। आइडिया हमेशा ये होता है कि क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयारी बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी जटिल है और कंपटीशन बहुत हाई है, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी संख्या कम है और कोई भी ऐसी परीक्षा निश्चित तौर पे मुश्किल हो जाती है जहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। तो इस कारण से आइडिया उन सभी चीजों का यही होता है कि आप लोग जब तैयारी करें तो आप जो सर्वश्रेष्ठ संभव तरीका हो उससे तैयारी करें। आइडिया वही है कि भाई जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो उससे आप तैयारी करें। आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई व्यक्ति दिन को पढ़ सकता है, कोई व्यक्ति रात को पढ़ सकता है, किसी व्यक्ति को 12 घंटे पढ़ने की आदत हो सकती है, कोई 6 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकता। ये सारे पर्सनल वेरिएशंस होते हैं और इसीलिए मैं जब भी इस तरह के टिप्स या इस तरह की तरकीबें YouTube वगैरह पर देखता हूं जहां पर लोग कहते हैं सुबह ही पढ़ो, रात को ही पढ़ो, तो मेरे को थोड़ा वो उचित नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल से हर व्यक्ति की आदतें, हर व्यक्ति का परिवेश जो होता है वो अलग होता है। तो लेकिन कुछ चीजें UPSC की तैयारी में ऐसी हैं जो एकदम श्योर है कि अगर आप वो करेंगे तो आपको या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। तो फायदे वाली बात आज हम करेंगे नहीं। आज का सेशन जो है वो ऐसी 5 चीजों पर केंद्रित है, ऐसी 5 बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि UPSC की तैयारी की सबसे बड़ी गलतियां हैं, जिनको हम UPSC की तैयारी की सबसे बड़ी गलतियां कह सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बड़ी जो होती है वो 2 तरह से परिभाषित होती है। पहली परिभाषा तो यह है कि ये आपकी तैयारी को सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी, सही बात है। दूसरी परिभाषा यह है कि ये गलतियां सबसे ज्यादा की जाती हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज मिस्टेक्स इज एक्सट्रीमली हाई। यानी कि आप अगर 100 छात्रों से मिलेंगे, 100 छात्रों या छात्राओं में से, तो आपको 70-75 लोग मिल जाएंगे जो ये गलती कर रहे होंगे, जानकारी होने के बाद भी कि भाई ये गलती नहीं करनी है। तो आज मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, मैं भी आपको सचेत करूंगा कि यार ये गलती आप ना करें। उसके बाद आप ये गलती करते हैं या नहीं करते वो थोड़ी सी आपकी अपनी, जिसको हम विजडम कहते हैं अंग्रेजी में, उस पर आधारित है कि भाई आप क्या करना चयन करते हैं, आप क्या करना चुनते हैं। लेकिन तब भी मैं आपको आज UPSC की तैयारी की 5 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो आपको कभी भी कदापि भी नहीं करनी चाहिए। और आपको मैं तो ये भी कहूंगा, आप चाहिए तो लिख कर इन्हें कहीं चिपका लीजिएगा अपने रूम में जहां पढ़ते हैं, ताकि आप रोज, अक्सर क्या होता है, हम दिमाग में होता है कि हम 5 गलती कर, ये नहीं करनी है, लेकिन हम जब गलती करना शुरू कर देते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम उस रास्ते पर चल गए हैं। ठीक है, तो इनको रोज देखिए कि यार ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, आइए अपनी आज की चर्चा को जल्दी से शुरू करते हैं। पहली गलती वो होती है विषयों का अति अध्ययन। यहां पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, है ना। मैं ये क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हैं तब तो हर चीज ही एक गलती है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं है तो आपकी पूरी तैयारी एक गलती है। अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे उसका तो कोई इलाज नहीं है, तो उसको तो मैं गलती भी नहीं मानता, वो तो फिर तैयारी ही नहीं है। यहां पे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप समय दे रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके बीच में, उसके दौरान जो गलती हो रही है केवल उनकी बात मैं करूंगा। जो नहीं पढ़ना चाहता उसका तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, विषयों का अति अध्ययन होता क्या है, UPSC की तैयारी के दौरान ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जो हम पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं, खास तौर पे इतने डिटेल में पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने भी भारत के संविधान का अध्ययन पहली बार इतना डिटेल में UPSC के लिए किया। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, राजकोषीय नीतियां, आपकी मौद्रिक नीतियां, ये सारी चीजें मैंने पहली बार UPSC के दौरान पढ़ी। मॉनसून का पूरा पैटर्न कि वो कैसे आता है, क्या उसके बनने की प्रक्रिया है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है आपका, भारत में बरसात कैसे होती है, ये सारी चीजें आपने पहली बार
यूपीएससी के दौरान पढ़ी, कभी स्कूल में पढ़ी होंगी लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ी नहीं थी। तो आपको क्या होता है, इन चीजों में मजा आने लगता है, जिसमें कोई खराब बात नहीं है, मजा आना भी चाहिए। उस दौरान आप सबसे बड़ी गलती एक करनी शुरू करते हो। आप पहली बड़ी गलती करना शुरू करते हो कि आप एक विषय को लेकर बैठ जाते हो और आप उस विषय को ही पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो। उसमें कई बार जो ऑनलाइन आपको स्रोत मिलते हैं, जो कुछ ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, वो भी आपकी मदद नहीं करते, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो उस दौड़ में आप बहुत सारी किताबें खरीद लाते हो, आप उनसे रोज पढ़ने बैठते हो। जैसे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, जो विषय मैं पढ़ाता हूं, तो आप उसके लिए दत्तन सुंदरम खरीद लाते हो, आप उसके लिए उमा कपिला खरीद लाते हो, आप उसके लिए रमेश सिंह खरीद लाते हो। फिर आपको मालूम चलता है कि फलाना कोचिंग के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप वो भी खरीद लाते हो। ये 4-5 स्रोत आप ले आते हैं। खैर, स्रोत पे अगले पॉइंट पे आएंगे, लेकिन आप क्या करते हो, एक विषय को जरूरत से ज्यादा समय देना शुरू करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे मैं एक्चुअली ऐसे विद्यार्थियों से मिला हूं जिन्होंने हमारे कोर्सेज में एनरोल किया है और वो बता रहे थे कि सर मैं 6 महीने से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। एग्जाम कब देना है? 2024 में। यानी कि आपके पास कुल मिला के 12 महीने बचे थे, उनमें से 6 महीने आपने केवल अर्थशास्त्र पढ़ने में निकाल दिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आके मेरे से सलाह मांगी है कि सर तब भी जो आपने पढ़ाया उससे समझ में आ गया, उसके वाले समझ में नहीं आया था, मैं 6 महीने से पढ़ रहा था। तो मैंने पूछा कि 6 महीने से क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं सर, केवल इकोनॉमिक्स। तो आप समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है, आपकी तैयारी में एक असंतुलन बन जाता है। आपकी तैयारी जो है वो इतनी ज्यादा असंतुलित हो जाती है कि या तो आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ते रह जाते हो, बाकी को पढ़ते नहीं। अब यार इकोनॉमिक्स आपने अगर पूरा भी पढ़ लिया, मान लीजिए आप एकदम परफेक्ट चैंपियन बन गए, आप रघुराम राजन बन गए इकोनॉमिक्स में, चलिए ठीक है। तो यार सीधी सीधी बात यह है, इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 10, 15। आप ये 15 के 15 भी कराए, बाकी कैसे करोगे यार? बाकी भी तो करने हैं। तो आपको तैयारी का एक संतुलन बना के रखना आवश्यक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आप कभी मुखर्जी नगर जाइए, आप कभी राजेंद्र नगर जाइए, वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे छात्र मिलेंगे या छात्राएं मिलेंगी जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा सिलेबस ही अभी तक खत्म नहीं हुआ। देखिए 4 साल तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 4 साल में सिलेबस खत्म अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपके तैयारी की जो अप्रोच है उसमें प्रॉब्लम है। उसको पहचानना और उसको सुधारना जरूरी है। तो आपकी तैयारी की सीमा, आप अगर इस स्पीड से पढ़ोगे तो आपकी तैयारी में तो 5 साल लगने वाले हैं, वही लोगों को लग जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि यार यूपीएससी तो पहले 2-3 अटेम्प्ट में नहीं होता, उसके बाद ही होता है। ठीक है, ये आपका पाठ्यक्रम जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जो सदा सदा चलती रहती है, आप कभी खत्म कर नहीं पाते। तो हमेशा ये याद रखिए कि आपको यहां पर पीएचडी नहीं करनी है। बिल्कुल याद रखिए कि यू आर नॉट हियर टू डू अ पीएचडी। आपको पीएचडी करने पे कोई मेडल नहीं मिलने वाला यहां पे। आपको अगर आप इकोनॉमिक्स में पूरे 100% स्कोर करोगे तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी चेयरमैन आपके घर में आके आपको कोई मेडल देके जाएंगे, और अगर देके जाते भी हो तो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, भले ही मैं इन 15 में से 10 ही सवाल कर पाऊं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स के 15 हैं, लेकिन पॉलिटी के जो 18 सवाल हैं वहां भी मुझे 12 करने हैं। हिस्ट्री के जो 17 सवाल हैं वहां भी मेरे को 13 सवाल करने हैं। तो अपनी तैयारी का संतुलन बनाकर रखें, किसी विषय का अति अध्ययन ना करें। यह हो गया आपका पहला टिप। चलते हैं अगले की ओर। दूसरा यार पहले वाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन होता क्या है, एक से अधिक स्रोत से अध्ययन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा पीयर प्रेशर का फर्क पड़ता है। आप इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह खरीद लाए, जैसे मेरे से यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि सर मैंने रमेश सिंह खरीद ली है, क्या अब मैं संजीव वर्मा से पढ़ूं? तो मैं यही कहता हूं, आप एक खरीद लिया तो उससे ही पढ़ लो यार। अब रमेश सिंह में कुछ गलत थोड़ा ना लिखा है भाई। आप जो है, कोई किताब किसी तरह से लिखी गई होती है किसी अप्रोच के साथ, कोई किताब किसी दूसरी अप्रोच के साथ लिखी गई होती है। आपको पहली चीज यह तय करनी चाहिए, और मैं हमेशा बोलता हूं छात्रों को कि तैयारी शुरू करने के पहले 7-8 दिन आप यही करो। भले ही आप कुछ मत पढ़ो, लेकिन आप पहले 5-7 दिन यही काम करो, कोई बात नहीं, कि आप एक रेफरेंस बुक अपनी क्लियर कर लो कि यार मुझे ये वाली किताब से पढ़ना है। जैसे पॉलिटी में चॉइस आसान है, सबके लिए वो किताब लक्ष्मीकांत होती है, जनरली सबके लिए वो किताब लक्ष्मीकांत होती है। वो एक काफी कंप्लीट किताब है कि भाई लक्ष्मीकांत हमने पढ़ ली। भूगोल में आपको बहुत सारी किताबें मिल सकती हैं। आपको अगर फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह से करनी है, या माजिद हुसैन से करनी है, या कहीं और से भी करनी है,
चूज वन, एक किताब चयनित कीजिए। उसके बाद भले ही आपका दोस्त आके आपको बोले यार यार वो वाली किताब बहुत ज्यादा अच्छी है, ये वाली किताब तो है, ये तो पिछले साल के टॉपर ने लिख दी है, बेस्ट किताब यही है, आप उस एक रेफरेंस बुक से मत हटिए कि यार मैं सिलेबस कंप्लीशन एक सोर्स से करूंगा, मैं सिलेबस की जो पढ़ाई है वो एक जगह से करूंगा। मतलब ये ऐसा जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो कि यार आप अभी 5वीं क्लास में हो, आप स्कूल ए में पढ़ते हो, अब स्कूल बी उससे थोड़ा अलग तरह से पढ़ाता होगा, लेकिन तकरीबन सेम ही चीजें पढ़ाएगा ना यार। तो आप ऐसा थोड़ा ना करते हो कि कुछ दिन स्कूल ए में जाते हो, कुछ दिन स्कूल बी में जाते हो, दोनों में आप एक जगह पकड़ लेते हो कि यार ये मेरा स्कूल है, ये मेरे को ठीक ठाक पढ़ा देगा। बात सही है कि नहीं है? और एट द एंड ऑफ इट आपको पता है कि लगभग एक जैसी तैयारी हो जाती है। तो ये परिवर्तन जो है ये बड़ा नुकसानदायक परिवर्तन है, ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आप याद रखिए। सिर्फ एक रेफरेंस बुक अपनाइए, उसके अलावा बाकी का प्रयोग आप कभी कभार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक किताब खरीदी, आपने रमेश सिंह खरीदी, आपको ऐसा लगता है कि यार रमेश सिंह में पूंजी बाजार ठीक से नहीं दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, केवल ऐसा नहीं है पूंजी, हालांकि बहुत सारी गलत प्रॉब्लम्स हैं उस किताब में, लेकिन तब भी अगर आपको बताया गया कि रमेश सिंह में पूंजी बाजार का वर्णन जो है वो ठीक से नहीं है, और आपको मालूम चला कि यार कोई दूसरी किताब है, संजीव वर्मा है या फिर कोई और किताब है, सिंघानिया है, इन सब में पूंजी बाजार ठीक से दिया हुआ है, आप वो किताब भी खरीदना चाहते हैं, वो नोट भी लेना चाहते हैं, ले लीजिए, पर उनमें वही चीजें पढ़िए जो आपको रमेश सिंह में नहीं मिल रही। उनका प्रयोग कभी कभार रेफरेंस के लिए कीजिए, बस कि भाई एक बस ये चीज समझ में नहीं आई, चलो उसमें भी देख लेते हैं। जो चीज यहां से भी समझ में आ गई उसको वहां मत पढ़िए, एक टॉपिक को 4 किताबों से मत पढ़िए। जो चीज आपको समझ में आ गई वो आपको समझ में आ गई, जो समझ में नहीं आया वो वाला भाग आप किसी दूसरी किताब से भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सारा सिलेबस 4 किताबों से पढ़ना शुरू करोगे तो आप पहली प्रॉब्लम पे पहुंच जाओगे, जहां पे आपका सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। सेम लॉजिक मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, कोचिंग संस्थानों के साथ भी रखिए कि यार मेरी सलाह आपको हमेशा यह होती है कि आप एक कोचिंग संस्थान को फॉलो कीजिए। इवन YouTube पर मैं बच्चों को यह कहता हूं कि यार चलिए, अगर आपने शिक्षक वाइज बंटवारा कर रखा है कि भाई आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मान लीजिए मेरे अच्छे लगते हैं, पॉलिटी के लेक्चर किसी और के अच्छे लगते हैं जो अलग अलग चैनल्स पे भी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे सारा दिन YouTube पे मत बैठे रहो कि यार चलो अभी फलाना कोचिंग का एक वीडियो आ रहा है, फिर स्टडी IQ बाइलिंगुअल का आ रहा है, फिर स्टडी IQ हिंदी का आ रहा है, फिर स्टडी IQ इंग्लिश का आ रहा है, किसी दूसरे चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत सारे चैनल्स हैं यार, और सारे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चैनल खराब है, लेकिन अगर आप किसी एक चैनल का अनुसरण कर रहे हैं तो कृपया उसका ही कीजिए। ऐसे ही कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने में मेरा आग्रह हमेशा यह होता है कि आप एक कोचिंग की मेथोडोलॉजी फॉलो कीजिए। देखिए, हर कोचिंग का क्या होता है, आपको चयनित कराने का एक प्लान होता है, एक तरीका होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। और कोई भी देखिए, कोई भी संस्थान ये चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन होगा तो संस्थान को फायदा है। कोई भी संस्थान ऐसा तो नहीं चाहेगा कि इसने मेरे साथ एनरोल किया, इसका मैं सिलेक्शन नहीं कराऊंगा। लेकिन उस रास्ते पर जाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आपने मान लीजिए कुछ भाग स्टडी IQ से किया, कुछ भाग किसी ABCD कोचिंग से किया, तो क्या होगा, अब ABCD कोचिंग जो है उनका भी मार्ग सही है, गलत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि उनका मार्ग गलत है, पर उनका मार्ग हमसे अलग हो सकता है। तो आप जो है भटक सकते हैं कि यार बीच में आप कहीं आ गए, ये समझ ही नहीं आ रहा कि यार आप अब कहां से करो, ये वाली अप्रोच लो या फिर ये वाली अप्रोच लो, आपको क्लैरिटी ही नहीं आ रही। तो बेहतर ये है कि आप जो भी करें कोशिश करें, अगर संभव हो, अगर मान लीजिए आपकी कोचिंग आपको, जैसे आप स्टडी IQ के साथ पढ़ते हैं लेकिन आपको कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है, आपको भाई बिजनेस मैनेजमेंट ऑप्शनल लेना है, अब स्टडी IQ ऑफर ही नहीं करता वो ऑप्शनल, तो ठीक है, फिर उस केस में आप किसी और संस्थान का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वहीं तक सीमित रहें। बाकी आप कोशिश ये करें कि टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो है वो एक ही संस्थान से करें। ये मेरा आग्रह है आपसे। ये मैं हमेशा, और अब से नहीं, मैं जब से मैं छात्र था, जब से मैंने जीवन में पढ़ना शुरू किया, मैं तब से यही आग्रह करता आया हूं कि एक जगह से करो, ताकि आइडियोलॉजी, एक सोचने का तरीका एक जैसा बनता है, बहुत ज्यादा उसमें बिखराव नहीं होता, बहुत ज्यादा प्लानिंग में भटकाव नहीं होता। ठीक है, तो यार हाँ, अगर आपको एक जगह का एक ही तरीका फॉलो करना है तो स्टडी IQ आपके लिए बहुत अच्छा एक विकल्प लेके आया है, जो है P2I बैच। तो हमारा जो P2I बैच है ये आपकी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक एकदम कंप्लीट तैयारी कराता है। प्रारंभिक परीक्षा से लेके साक्षात्कार तक आपकी पूरी तैयारी के लिए आपको कहीं और कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किताबें आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, सारी किताबें आपको इस कोर्स में मिलेंगी।
ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको ना प्रीलिम्स की करनी है ना मेंस की करनी है, सारी आपको इसमें मिलेंगी। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कहीं और से नहीं करनी है, आपको यहां पर मिलेंगी। ठीक है। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाकर मेंस की ऑफलाइन मीडियम में तैयारी, उसके लिए भी आपको कुछ और नहीं करना, किसी और संस्थान को ज्वाइन नहीं करना, वो हम कराएंगे। उसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, इसी फीस में वो इंक्लूडेड है। तो आपकी पूरी तैयारी, एक कंप्लीट पैकेज आपको प्रदान किया जा रहा है जो आपको P2I में मिलेगा। इसकी शुरुआत हो रही है 22 तारीख से, 22 जुलाई 2023 से शुरू है। शाम 6 बजे से बैच है, याद रखिएगा। 3-3.5 घंटे की लाइव क्लास होती है इसमें रोज, तो आपका पूरा सिलेबस ऐसे कवर किया जाएगा। तो आप इसको याद रखें, इससे जल्दी से जल्दी जुड़ें। ये हिंदी में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल उपलब्ध है और अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में भी ये उपलब्ध है। तो आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो AJ लाइव कोड लगाइए, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, और इस कोड को लगा के आप 29,999 रुपए में इसको प्राप्त कर सकते हैं। 2024-2025 दोनों बैच में, दोनों बार जो बच्चे मेंस देना चाहते हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये वैध है, उनके लिए ये वैलिड है, दोनों अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड है। तो आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देर ना करें, जल्दी से जल्दी जुड़ें। इससे जुड़ा हुआ आपके पास कोई सवाल है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट के माध्यम है, आप इनके जरिए मेरे से संपर्क साध सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल जैन UPSC गाइडेंस, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हर कोई तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या में छात्र या छात्राएं करते हैं, वो क्या करते हैं कि यार उनको लगता है एक बार पढ़ तो लिया है, अब इससे ज्यादा और करने की क्या आवश्यकता है। उनको अभ्यास करना जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि ये बहुत बड़ा एक क्या प्रैक्टिस करनी है। जबकि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं यार, आप जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, भारत के संविधान का एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो यार भारत के संविधान में बहुत तरह के सवाल आते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन हैं। आजकल तो UPSC में ऐसे सवाल भी आने लगे हैं कि तथ्य सही है या नहीं ये नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं कि संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे कि आपका जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो आपका कैग है, उसका कार्यकाल इतने वर्ष है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत पे, हाँ इतने साल का होता है, लेकिन आपसे वो ये नहीं पूछेंगे इतने साल है कि नहीं है, पूछेंगे ये संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है। अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि यार ये संविधान में था या फिर ये कोई बिल लेके बनाया गया था। कोई कैग जो है संविधान में आपको पता है, लेकिन उसका कार्यकाल जो है कितने वर्ष होगा। कई बार संविधान ऐसा भी तो करता है कि संसद को अधिकार दे देता है कि आप तय कर दो कि भाई कितने साल का कार्यकाल होगा, इनमें से कौन सा है। तो ये चीजें जो है इतनी बारीकी से इतना ध्यान रखना असंभव है। इतना ध्यान रखने का तरीका होता है बेटा MCQ करना, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज बनती है, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें क्या होता है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। जब मान लीजिए अगर मैं भी टेस्ट बनाऊंगा तो मैं इस तरह का ही सवाल पूछूंगा, और यह बात आप सबको याद होगी, इस बात से आप सभी सहमत होंगे। पढ़ा हुआ एक बार को याद रहे या ना रहे, जो MCQ एक बार हमारा गलत हो जाता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता। यह बात है कि नहीं है। मुझे आज भी याद है 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा में मेरा एक प्रश्न गलत हो गया था, ठीक है, जिसके कारण मेरे 100 नंबर नहीं आए थे उसमें। तो वो प्रश्न मेरे को, उसकी शब्दावली आज तक याद है, मैं आपको आज तक बता सकता हूं कि उस प्रश्न में क्या लिखा हुआ था। 10वीं क्लास में कब दी थी मैंने यार, 10वीं क्लास आई थिंक सन 2000-2001 कभी दी होगी, 20-22 साल हो गए, मेरे को आज तक वो सवाल याद है। ठीक है। तो आप जब कोई प्रश्न करते हो और उस प्रश्न में वो प्रश्न जो है आपके सामने रखा जाता है, आपसे हो या ना हो वो अलग बात है। वो प्रश्न में देखिए, एक प्रश्न में क्या होता है, अक्सर एक कथन होता है, एक आपका प्रश्न होता है, उसके बाद 4 कथन दिए होते हैं जो कि अलग अलग सूचनाएं होती हैं। आप अगर इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हो गंभीरता से, तो आप इन चारों चीजों को पढ़ रहे हो, फिर आप उसका उत्तर देखते हो कि यार ये 2 सही थे, ये 2 गलत थे, तो आपको 4 नई सूचनाएं प्राप्त हो गई। कम से कम एक बार आपने पढ़ लिया। ठीक है। आप ये करते जाओगे, और एक जो हमेशा कहा जाता है कि न्यूनतम 10,000 प्रश्न का जो एक फॉर्मूला UPSC में माना जाता है कि अगर आपने 10,000 MCQ कर लिए तो आपको कम से कम ऐसे 20 से 25,000 तथ्य पता होंगे जो आपको अदरवाइज नहीं पता होते। और इन 20-25 हजार तथ्यों में से आप ये मान के चलिए तकरीबन 20 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो अभ्यास को आप कभी भी कम ना आके, MCQ के अभ्यास से दूसरी चीज, एक तो आपको तथ्य मिलते हैं, दूसरा टेम्परामेंट आता है यार। मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं
आप देखेंगे बच्चों को आता है लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में खराब करके आते हैं। वो प्रश्न देख के उसको उस पर रिएक्ट नहीं कर पाते, प्रश्न देख के अपना मानसिक संतुलन जो एक काम होता है, एक शांति होती है, वो नहीं रख पाते, और उस कारण से वो गलतियां करते हैं जो बेजा गलतियां होती हैं, गैर जरूरी गलतियां होती हैं। तो उनसे बचने के लिए भी अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास की आप आदत डालें। 10,000 MCQ आपको करने हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। आप कितनी भी तैयारी करके बैठे हों, अगर आपने ये नहीं किया, आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत कम है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही आंसर राइटिंग। यार हालांकि मैंने ही अपने लेक्चर्स में कई बार कहा है कि यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग बहुत ओवररेटेड है, कि आंसर राइटिंग स्किल की उतनी जरूरत नहीं होती जितना बहुत सारे संस्थान बताते हैं। लेकिन तब भी आपको कम से कम डिसेंटली लिखना आना चाहिए। कि आपको आंसर राइटिंग में क्या सीखना चाहिए कि मैं जल्दी सोच के जल्दी से उसे कागज पे लिख पा रहा हूं, एक कोहेरेंट तरीके से, एक प्रेजेंटेबल तरीके से मैं उसको प्रस्तुत कर पा रहा हूं, ये आपको आना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से एकदम परफेक्ट आंसर लिखने लग जाओ। आपने देखा होगा कई बार मेरे यूट्यूब लेक्चर्स में भी जो शुरुआत में मैं अप्रोच लेता हूं, मैं बस यही मांगता हूं बच्चों से कि 4 पॉइंट जो होने चाहिए बस वो लिख के दो। उसके बाद 4 पॉइंट और इंट्रोडक्शन लिख के दो। उसके बाद 4 पॉइंट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख के दो। उसके बाद मैं उस चरण पे जाता हूं कि अब आप उत्तर लिख के दो। तो आपको यह प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको सोचने का और खराब करने का समय नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, मेंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हर नंबर का फर्क जो है आपको कई 100 रैंक पीछे कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज से कभी मुंह मत चुराइए। मैंने बहुत बार ये देखा है, टेस्ट सीरीज बच्चे ले लेते हैं, पहले 2 टेस्ट देते हैं, उसके बाद नहीं आते। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि इसका कारण क्या है। और कई बार अक्सर ऐसा देखा गया, जिन बच्चों का स्कोर खराब आता है वो ऐसा बहुत करते हैं। यार स्कोर खराब होना तो सबसे बड़ा वरदान है। मतलब यार आपका स्कोर यहां खराब हो गया टेस्ट सीरीज में, इसीलिए प्रीलिम्स में खराब नहीं होगा ना, या मेंस में खराब नहीं होगा ना। तो यार स्कोर खराब होने को पॉजिटिवली लो कि यार ये तो गलती सुधारने ही तो आए हो, यार किसको आता है, सब सीखने ही तो आए हैं। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए और टेस्ट सीरीज को पकड़ के रखिए, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ये एक और बिंदु है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स में एक बड़ी ये ट्रेड देखता हूं। जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय भी ये ट्रेड होता था। उस समय इंटरनेट उतना प्रेवलेंट नहीं था, 2010-11 में था, लेकिन महंगा था। और जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं लैपटॉप के बिना, मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा था, बिना लैपटॉप के था। मेरे पास लैपटॉप नहीं था। आमतौर पर बच्चे नहीं रखते थे, आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ते थे। तब ये सामाजिक पढ़ाई का जो ट्रेड होता है, ये होता था चाय की दुकानों पे, कि आप कहीं भी, जैसे दिन में आप 1-2 बार ब्रेक लेते हो, मैं भी लेता था, मैं चाय पीने जाता था, तो आपको कुछ लोग वहां बैठे मिलते थे। आप सुबह एक बार चाय पीने गए, मान लीजिए 11 बजे, कि भाई चलो 1 कप चाय पी के आते हैं, थोड़ा सा फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो आपको 11 बजे कुछ लोग वहां बैठे मिले, वो 2-4 लोग बैठे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। जो भी बच्चा आ रहा है उसको फालतू ज्ञान दे रहे हैं कि अरे पबैड पढ़ना है, पबैड के लिए ये वाले सर के नोट्स ले ले, उसकी कोचिंग कर ले, ये टेस्ट सीरीज कर ले। 2 साल पहले यूपीएससी में जो सवाल आया था, हर कोई हिल गया था, मेरे से नहीं हुआ, उससे हो गया। कुछ तो कहानियां आपको सुना रहे होंगे। आपने अपनी चाय पिया, वापस आ गए। 5 घंटे बाद मैं दोबारा चाय पीने गया, करीब 4 बजे मैं दोबारा चाय पीने गया। वो आदमी अब भी वहीं बैठा है, उसके आसपास के छात्र बदल गए, वो अब भी वही कहानियां सुना रहा है कि मैं भाई जब मैं तैयारी करता था तो ये होता था, अभी देखो यूपीएससी में दिल लगाना पड़ता है, ये तो ये। यार जितना समय तूने ये ज्ञान देने में निकाल दिया, उतने में अगर तूने पढ़ लिया होता तो तेरे सिलेक्शन की संभावना थोड़ी बेहतर हो जाती। मैं ये तो नहीं कहूंगा सिलेक्ट हो जाता, लेकिन सिलेक्शन की संभावना थोड़ी बेहतर हो जाती कि नहीं हो जाती। तो यार ये याद रखिए अक्सर। और आजकल क्या हो गया है, आजकल ये सामाजिक पढ़ाई जो है ये ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। आजकल क्या होता है, लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद ऑनलाइन उसको शो ऑफ करने आ जाते हैं कि वो लेक्चर्स में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं एक लेक्चर ले रहा हूं, उस लेक्चर में मैं कुछ बता रहा हूं कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्या क्या अधिकार हैं। तो कुछ भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना इस वर्ष हुई, इसके यहां पे दफ्तर हैं, लोग ये सब कमेंट में लिखना शुरू कर देते हैं। अब मेरा पॉइंट यार ये है कि इसका औचित्य क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो क्या अब आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, ईडी की बात हो रही है, आपने ईडी के बारे में ये देखा, वेरी गुड। आप उसे कमेंट में क्यों टाइप कर रहे हो, आप अपने नोट्स में लिख लो ना। कमेंट में टाइप करने का क्या फायदा है लाइव चैट में। आइडिया है दिखावा, आइडिया है शो ऑफ। तो यार यूपीएससी की तैयारी जो है ये बहुत ज्यादा एकाकी तरीके से करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये भी मानता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करते हुए
यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों से ज्यादा दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। आप अपने सामान्य दोस्त बना के रखो कि यार जो आपके दोस्त यूपीएससी की तैयारी के बाहर से हैं, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप उन लोगों से मित्रताएं रखो। वो आपको काम आएंगी, वो आपके जीवन में एंटरटेनमेंट भी देंगी, आपको खुशी भी देंगी। यूपीएससी एस्पिरेंट से आप अगर मित्रता करोगे, साथ ही जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनके साथ बैठ के चर्चा परिचर्चा में लग जाओगे। और ये मित्रता जो है, ये आप उनके साथ बड़ी चर्चा करने बैठोगे। मैंने आज का हिंदू पढ़ा, उसमें मैंने ये पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। आजकल का राजनीतिक माहौल भी ऐसा है कि हर चर्चा जो है वो राजनीतिक हो जाती है। तो भाई आप जो है ये चर्चा करोगे 4 घंटे, आपको लगेगा कि आप बहुत पढ़ के आ गए, बहुत आज तो एक डिस्कशन कर लिया। कोई फायदा नहीं है इस डिस्कशन का, कुछ गेन नहीं किया आपने, कुछ भी गेन नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों से मिलो। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों से मिलना जरूरी है। उस टाइम को एंटरटेनमेंट में काउंट करो कि यार ये एंटरटेनमेंट है। मतलब दोस्तों से ये कह के मिलो कि यार कुछ और बात करते हैं, यार चल फिल्म देख के आते हैं, चलो कुछ और दोस्ती यारी वाली बातें करते हैं। ये पढ़ाई लिखाई की बातें मत करो दोस्तों के साथ, कोई फायदा नहीं है। अकेले रह के, एकाकी रह के तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लोग आपकी तारीफ भी कर देंगे 4 लोग, कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप ये याद रखिए, पढ़ाई को इतना सामाजिक काम मत बनाइए कि मैं सबके साथ ही पढ़ूंगा, सबको पढ़ाऊंगा। अकेले पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, ये जरूरी है। पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उसको शो ऑफ भी मत करो। ये एक चीज मैंने और देखी है आमतौर पे, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आसपास के जो परिवेश है आपका, आसपास के जो लोग हैं, उनसे आपको थोड़ी सी ज्यादा जानकारी हो जाती है हर चीज की। तो ये बहुत कॉमन होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है वो हर किसी को ज्ञान देना शुरू कर देता है कि अरे संविधान में तो ऐसा लिखा है, अरे भारतीय कानून तो ऐसा है, अरे अंग्रेजों ने तो ये किया था, टीपू सुल्तान ने ऐसा किया था। क्या कर रहे हो यार? मतलब क्या ये तुम टीचर क्यों बन के बैठ गए हो यार? टीचर बनना मेरा काम है, आपका काम थोड़ा ना है। आपका काम है पढ़ाई करना। तो इसका शो ऑफ जो है, इसका जो दिखावा है पढ़ाई का, उसको आप थोड़ा सा कम कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसको कम करें और अकेले रह के पढ़ाई करें। पढ़ाई को अपने तक रखें, उसको बहुत ज्यादा विस्तृत ना करने की कोशिश करें, यह बहुत जरूरी है। इसमें समय खराब होता है, एनर्जी खराब होती है। चलिए यार, ये एक और बड़ी कॉमन गलती है जो बच्चे करते हैं। बच्चे कहते हैं कि यार करंट अफेयर रोज रोज क्या पढ़ना है। बहुत सारे संस्थान जो है मंथली मैगजीन निकालते ही हैं, कुछ एक की बड़ी फेमस भी है और अच्छी भी होगी निश्चित तौर पे, तो यार वहीं से पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स रोज रोज क्या पढ़ना है? तो आप अगर करंट अफेयर्स को रोज नहीं पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, किसी आसान चीज को बहुत जटिल बना रहे हो। करंट अफेयर्स, जो बच्चे उसके लिए परेशान रहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं करंट अफेयर्स तो यार यूपीएससी का सबसे आसान भाग है। मतलब इससे आसान क्या हो सकता है कि आप रोज अखबार पढ़ लो, बात खत्म। मतलब सोचो आपकी तैयारी कितनी, मतलब जब बच्चे कहते हैं यूपीएससी बड़ा जटिल है, कहते तो यार 30% तैयारी तो यही है कि रोज सुबह घर पे 10 रुपए का अखबार आता है, 5 रुपए का, उसको पढ़ लो। 30% तैयारी तो यही है। कौन सा और एग्जाम आपको यह अवसर देता है कि भाई जो आपके घर पे आपके परिवारजन, आपके मित्रगण, बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते होंगे मनोरंजन के लिए, बस वो अखबार पढ़ लो, 30% तैयारी तो ऐसे ही हो गई। तो होता क्या है, आप अगर रोज पढ़ाई नहीं करते हो करंट अफेयर्स की, मंथ के एंड के लिए उसको पाइल करते हो, इकट्ठा करते हो, तो यार मंथ एंड पर बहुत ज्यादा काम हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं अपने अलग अलग सेशंस में, कि बहुत सारी चीजें रेपिटेटिव होती हैं। जो चीज आज आई है, हर न्यूज की एक साइकिल होती है। जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, एग्जाम्पल के लिए अभी अमेरिका गए, फ्रांस गए, तो भाई क्या उम्मीद थी, इस पर आर्टिकल्स आ रहे थे। क्या वहां पर हुआ, इस पर आर्टिकल्स आ रहे थे। वापस आने के बाद उसका फॉलो अप क्या है, उस पर आर्टिकल्स आ रहे थे। आप अगर इसको निरंतर पढ़ते जा रहे हैं तो भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरा स्पेक्ट्रम आपको क्लियर होना शुरू हो जाता है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा, आपने मंथ एंड पे पढ़ा कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका गए, वहां पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ठीक है, आपने एक तो जानकारी इकट्ठी कर ली, बहुत सारी जानकारी आपको एक साथ करनी पड़ी, प्लस जो एक फ्लो है एक बात का कि भाई ये हमारी अपेक्षा थी, ये वहां पे वास्तविकता में हुआ, उसका प्रभाव ये पड़ेगा, वो फ्लो आपने मिस कर दिया। तो जो काम आसान है आप उसको जटिल कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि आपके पास सडनली मंथ एंड पे तो फिर बहुत सारा करंट अफेयर्स आ जाता है ना यार, उसी को 30 दिन में बिखरा के पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ोगे। तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ही सरल चीज को आप कठिन बना रहे हो। अब जब एकदम से बहुत सारा काम आएगा आपके ऊपर मंथ एंड में, मान लीजिए करंट अफेयर्स को करने के लिए, फिर आपके पास ये सोचने की फुर्सत भी नहीं होगी कि यार इसकी स्टैटिक कंटेंट से लिंकेज क्या है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आप महीने की 30 तारीख को करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक है, तो 15 तारीख जब महीने की थी तब तो आपने कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था,
लेकिन 15 तारीख को आपने कुछ ऐसा स्टैटिक पढ़ा जो करंट अफेयर से लिंक हो सकता है आसानी से, तब तो आपको अकर ही नहीं किया। आपने करंट अफेयर्स कब पढ़ा? 30 को पढ़ा। 30 तक आते आते आप ये 15 वाला टॉपिक भूल चुके हो, या फिर अब तो बहुत दिन हो गए, याद ही नहीं आपको आपने क्या पढ़ा था। 15 दिन आपने और भी तो पढ़ा, तो आप ये लिंकेज करने के सुनहरे मौके भूल जाते हो। अगर आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों की पढ़ाई रोज करते हो तो ही आपको जो लिंकेज करने की क्षमता है वो विकसित कर पाओगे, और ये बहुत जरूरी क्षमता है। तो मेरा आग्रह आपसे ये होगा, करंट अफेयर्स को रोज पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, महीने में एक बार के लिए ना छोड़ें, ठीक है। चलिए 5 हो गए, 5 हो गए या नहीं हो गए? हाँ, तो अब यार एक लेकिन बोनस ले लेते हैं। एक मेरी तरफ से आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट। मैंने कहा था 5 गलतियां बताऊंगा, लेकिन एक गलती और बता देता हूं जो गिफ्ट है, जो कि बहुत कॉमन है। वो है यार मोटिवेशन को ही तैयारी समझना। मतलब मैं समझता हूं कि लंबी तैयारी है, आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। समय समय पे आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हो, मोटिवेशनल आपको टॉपर्स की टॉक्स चाहिए होती हैं, टीचर्स से मोटिवेशन चाहिए होता है, सही बात है। अपने परिवारजनों से, दोस्तों से मोटिवेशन चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात है, जरूरत है। लेकिन यार मैंने क्या देखा है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, जो पूरे दिन यूट्यूब पर बैठकर मोटिवेट होते रहते हैं, जिनको मतलब जो 1-1.5 महीना हो गया तैयारी शुरू किए हुए, और उनकी तैयारी अभी तक यह है कि उनको सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स पता हैं कि फलाना सर ने ये कहा था, इस सर ने वो कहा था, ये वाली मैडम ने ये वाली बात कही थी। सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स उनको पता हैं। तो यार देखो, मोटिवेशन जो है वो आपकी तैयारी का एक भाग है, मोटिवेशन तैयारी नहीं है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं मैं तो तैयारी कर रहा हूं। तैयारी कर क्या रहे हैं? बैठ के यूट्यूब पे मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे हैं। तो यार ये तैयारी नहीं है, इसको याद रखिए। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन काम करना भी तो जरूरी है भाई। मोटिवेशन टुवर्ड्स व्हाट? मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्किंग। आपको मोटिवेशन किस चीज के लिए चाहिए? काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो केवल मोटिवेट मत हो, पढ़ो भी, उसका प्रयोग भी करो, ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत कॉमन ट्रेट है, इससे भी बचे कि बहुत ज्यादा, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज्यादा कंटेंट है मोटिवेशन का। तो प्रयास ये करें कि उससे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, ऐसा ना हो जाए कि आप बस वही देखते रह जाएं। अच्छा एक चीज और यार, अगर आपको रोज मोटिवेशनल लेक्चर्स चाहिए, अगर ये काम यूपीएससी का जो तैयारी है इसमें आपको डेली ही मोटिवेशन चाहिए कि डेली आपको 4 मोटिवेशनल लेक्चर सुनने पड़ रहे हैं, तो यार आपको एक बार अपनी पूरी तैयारी पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि यार ऐसा काम आप क्यों कर रहे हो जिसमें आपको इतना भी मोटिवेशन नहीं है कि वो आपको 2 दिन चला पाए। यार मतलब आपको हर रोज ही मोटिवेट होने की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर आपको एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा। आपको एक बार ये सोचिए कि क्या ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। अगर ये फील्ड आपके लिए नहीं है, कुछ और कीजिए, दुनिया में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो यार ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे विचार में आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये आपको निश्चित तौर पे डेफिनेटली नुकसान करेंगी, और इनसे आप जितना बच सकते हैं बचिए। ये 5 या 6 चीजें जो आपको मैंने बताई, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी जो है वो किसी ना किसी बेहतर शेप में आ पाएगी। जाते जाते मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि यार हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, ठीक है। 22 जुलाई शाम को 6 बजे है। 3-3.5 घंटे की, इसमें 3.5 घंटे के आसपास की लाइव क्लास इसमें रेगुलरली होती है, रोज होती है। इससे आप जरूर जुड़ें। और हिंदी में है, इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल है, तीनों में है। और ये आपका P2I है, प्रीलिम्स से इंटरव्यू है। यानी कि अगर आपने इस कोर्स को लिया तो आपको अन्य किसी भी तरह का और कहीं से भी कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। AJ लाइव कोड लगाइए आप और इस कोर्स को 29,999 में प्राप्त कीजिए, ठीक है। 2024, 2025 जो लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। और अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये तरीका है। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सारे माध्यमों से, इन सारे तरीकों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।